हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी को भी पता है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए 16th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन भी रिलीज किया हुआ है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया वगैरह फुल फ्लेज चल रही है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन पर। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो अभी आने वाले अगस्त के महीने में अगेन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए इलेक्शन को नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द दिया जा सकता है। तो फर्दर उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है और उनसे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा पहले आप उसे देख लें। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं और हाईएस्ट ऑफिस भी है इंडिया में। एंड नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इट इज एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इंडिया में से माना जाता है और यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही ये हिस्सा है। आर्टिकल 52 से लेकर 78 पार्ट 5 जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी को मिलाकर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दरअसल टेक्निकली ये सभी यानी कि एक्सेप्ट फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाकी के सभी जो है वो यूनियन लेजिस्लेचर का भी हिस्सा होते हैं, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिल्स जो है वो एक्ट नहीं बन सकते। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के और हमारे एमपीस ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर का हिस्सा यहां पर हमें देखने को मिलता है। एंड मूविंग एट, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस हमने बनाया हुआ था उसका इंस्पिरेशन या फिर उसका मॉडलिंग जो है वो एग्जैक्टली हमने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट्स के लाइन पर किया हुआ है। सेम पावर्स होते हैं, सेम चीजें, जो कुछ भी अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट करता है इंडिया का भी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर वही ड्यूटीज वही पावर्स उन्हें दिए गए हैं। सिर्फ छोटा सा फर्क इतना ही है कि अमेरिका में अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं, उनकी मौत हो जाती है, फिर किसी भी तरीके के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ऑफिस का वैकेंसी हो जाएगा तो बाकी का टर्म जितना भी बचा हुआ है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो है उसे ऑक्यूपाई करेंगे। नए इलेक्शंस को जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में अगर किसी भी तरीके की वैकेंसी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में आती है तो नेक्स्ट 6 महीने तक बफर टाइम दिया जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। लेकिन विद इन 6 मंथ्स हमें इलेक्शंस चलाने जरूरी हैं और नए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशन्स अबाउट द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। So moving ahead, चंद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं। आर्टिकल 63 कहता है कि दैट देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि द वेरी ऑफिस का रेफरेंस हम कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। आर्टिकल 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा के स्पीकर हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। आर्टिकल 65 एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसीज और एब्सेंसीज, जैसे कि मैंने अभी कहा। आर्टिकल 66 इलेक्शन के लिए प्रोसीजर क्या होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का, और आर्टिकल 67 ऑफिस क्या टर्म्स वगैरह क्या होंगे वाइस प्रेसिडेंट के। एंड मूविंग एट, चंद क्वालिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं इससे पहले कि कोई इलेक्ट हो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। सबसे पहला, इंडियन सिटीजन होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक्स और लॉजिक है, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है इंडिया का, तो इंडियंस ही यहां पर कंटेस्ट करेंगे, वही इलेक्ट होंगे। दूसरा, मिनिमम एज 35 होनी चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मेंबर क्वालिफाई होने के लिए जो कुछ भी क्वालिफिकेशंस की जरूरत है वो फुलफिल करते हुए उन्हें 35 इयर्स ऑफ एज भी कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में चंद ऐसे टर्म्स हैं जिनका रेफरेंस तो हमें मिला हुआ है, जिनका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। वर्ड माइनॉरिटी हो या फिर वर्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमें नहीं पता, लेकिन चंद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या फिर अलग अलग एक्ट्स और लॉज के रेफरेंसेस से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सरकारी पोजीशन आप होल्ड नहीं कर सकते, या फिर सरकारी ट्रेजरी से आपको सैलरी मिल रही है, आप कुछ भी प्रॉफिट वहां पर ले रहे हैं तो आप इस पोजीशन के लिए इनएलिजिबल हैं। अगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ऑफिस होल्ड भी कर रहे हैं तो जैसे ही आपका इलेक्शन हो जाएगा आपको चाहिए कि आप उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को छोड़ दें। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड नहीं कर सकते। और टर्म की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों को जो 5 साल का ही टर्म दिया गया है। और ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिमूव्ड या फिर इम्पीच्ड, जो हम प्रेसिडेंट को करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं, जहां पर राज्यसभा ही मेन रोल प्ले करता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट वो चाहे तो रिजाइन भी कर सकते हैं और वो अपना रेसिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देकर अपनी ऑफिस को वैकेट कर सकते हैं।
तो इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ऑफ कोर्स आर्टिकल 324 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल 1974 के तहत सुपरिटेंडेंस हो, डायरेक्शन हो, कंट्रोल हो, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस हो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में दिया गया है। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमएलएस और एमपीज के इलेक्शंस के लिए जो है सुपरिटेंडेंस वगैरह सब कुछ इसी के हाथ में है। बाकी के जो लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं पंचायत के लिए, म्युनिसिपैलिटीज के लिए, वो जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। एंड मूविंग अहेड, ये बात भी बहुत ही जाहिर है कि डायरेक्टली इनके इलेक्शंस नहीं होते। जैसा हम एमपीस या फिर एमएलएस की बात करते हैं जहां पर हम डायरेक्टली जाकर मतदान देते हैं, किसी एक कैंडिडेट को वोट देते हैं, तो यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होता। यहाँ पर हमारे लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज जो होते हैं वही इलेक्ट करते हैं। मैं फिर से आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर हमने जो ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन का, उसे देख लें एक बार, क्योंकि प्रोसेस इनका दोनों का सेम ही है। इलेक्टोरल कॉलेज में यहाँ पर फर्क हमें देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल कॉलेज में सभी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज के यानी कि एमएलएस जो होते हैं इलेक्टेड, और दिल्ली और पुदुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेचर्स यहां पर हमें देखने को नहीं मिलते, सिर्फ पार्लियामेंट ही होता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। यहां पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स जो है आकर वोट देते हैं। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस के लिए राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी इस इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। तो दोनों के लिए प्रोसेस सेम ही होता है, बस इलेक्टोरल कॉलेज में थोड़ा बहुत फर्क हमें देखने को मिलेगा। तो यहां पर भी हमें बैलेट पेपर्स दिए जाते हैं। यहां पर भी थ्रू डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है, स्पेसिफिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत हमें यहां पर इलेक्शंस चलते हैं। यानी कि बैलेट पेपर में कैंडिडेट XYZ अगर है तो एमपीज जो है ना हमारे राज्यसभा और लोकसभा के, वो जाकर प्रेफरेंस देंगे। यानी कि कैंडिडेट X को पहला प्रेफरेंस, कैंडिडेट Y को दूसरा, कैंडिडेट Z को तीसरा प्रेफरेंस। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंसेस जिस कैंडिडेट को फर्स्ट आए हुए हैं, एटलीस्ट उन्हें एक स्पेसिफिक कोटा लाना पड़ेगा, यानी कि 50% वोट्स प्लस 1 एडिशन। तो जब तक ये स्पेसिफिक कोटा नहीं मिल जाता, उनके वोट्स इसी तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर स्पेसिफिक मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलती तो सेकंड प्रेफरेंस सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट ने पहले फर्स्ट प्रेफरेंस जो इसे सबसे ज्यादा मिला है उसे के बारे में देखने की कोशिश की जाती है। तो ये क्यूमुलेटिवली इसी तरीके का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू किया ही जाता है, अनलेस एंड अनटिल वी डोंट गेट अ स्पेसिफिक कोटा। और यहां पर स्टेट्स का कोई भी रोल नहीं होता, अनलाइक प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। और वहां पर हम वोट्स का वैल्यू भी देखते हैं, एमपी का वोट का कितना वैल्यू है, एमएलए का कितने वोट का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर ऐसे वैल्यूज वगैरह कुछ भी नहीं होते, बस राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज जो है वो जाकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन का प्रोसेस सेम है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में ही फर्क है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार अगर वो इलेक्ट हो जाए तो ऑफ कोर्स राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, स्पीकर भी वो बन जाएंगे। उन्हें सैलरीज, एमोल्यूमेंट्स, उनका रहने का, वर्क करने का वगैरह सब कुछ जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उन्हें निकालना हो, रिमूव करना हो, तो इंपीचमेंट का प्रोसेस तो प्रेसिडेंट के लिए दिया गया है फॉर्मली कि पहले कहां से आएगा, कैसा कैसा होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई फॉर्मल इंपीचमेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं दिया गया और कोई रीजंस भी नहीं दिए गए। जैसा कि प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ एक ही रीजन है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वैसा वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी इस तरीके के रीजंस नहीं दिए गए हैं। और यहां पर एक और खास बात भी है, प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के लिए मोशन जो है वो राज्यसभा या फिर लोकसभा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए मोशन जो है वो राज्यसभा से ही आएगा। तो राज्यसभा पहले चाहिए कि वो सिंपली एक रेजोल्यूशन पास करे मेजोरिटी के साथ, और जब वो पास करके लोकसभा को भेजेगा तो लोकसभा जो है वो उसे सिंपल मेजोरिटी के साथ भी अगर वो पास करेगा तो ये काफी होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी स्टैंड रिमूव्ड। तो 14 डेज का प्रायर एडवांस नोटिस जो है वो देना पड़ता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो यहां पर जैसे कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो ग्राउंड दिया गया है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ भी यहां पर मेंशन नहीं किया गया फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और अगर कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स आते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से रिलेटेड तो सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें डिसाइड करेगा। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैड टू नो अबाउट द इलेक्शन एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से रिव्यू क्वेश्चंस देख लेने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रेसिडेंट भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनके काउंसिल और अटॉर्नी जनरल, ये सभी को मिलाकर ही यूनियन एग्जीक्यूटिव हम कहते हैं। There shall be a vice president of India, article 63, 64, 65 या 66, and the correct answer is article 63 says that there shall be vice president of India.
टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहां पर हमें दिया गया है, जो कि 5 साल, आर्टिकल 64, 65, 66 या 67, एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 67. Vice President submits his resignation to Deputy Speaker of Rajya Sabha, Speaker of Lok Sabha, President of India या फिर Chief Justice of India. And the correct answer is President of India, of course. Moving ahead, Vice President of India is ex officio chairperson of which of the following? House of People, Council of States, Parliament या Union Executive. And the correct answer is Council of People, Council of States यानी कि राज्य सभा, जिसे अपर हाउस कहते हैं, House of People, लोअर हाउस यानी कि लोक सभा है. मैक्सिमम पीरियड टिल वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज प्रेसिडेंट, जब वैकेंसी आ जाती है प्रेसिडेंट के पोजीशन में तो कितने महीनों के लिए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट? 2, 4, 6 या 8. एंड द करेक्ट आंसर इज टिल 6 months. एंड विद इन 6 months हमें नए इलेक्शंस को जाना पड़ेगा, नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना पड़ेगा. पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश, अमेरिकन, आयरिश या कैनेडियन वाइस प्रेसिडेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वेपल्ली राधाकृष्ण, वीवी गिरी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. एंड द करेक्ट आंसर इज सर्वेपल्ली राधाकृष्ण. एंड सर्वेपल्ली राधाकृष्ण वाज सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो. हाउ मेनी टाइम्स कैन वाइस प्रेसिडेंट बी री इलेक्टेड? 1 term, 2 term, 3 term या एनी नंबर ऑफ टाइम. चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो, किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई गई है. एनी नंबर ऑफ टर्म्स वो जो है री इलेक्ट हो सकते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट हु हैज सर्व्ड 2 terms और मोर, क्योंकि प्रेसिडेंट के लेसन में हमने देखा कि सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी ने ही 2 terms किए हुए थे, किसी भी प्रेसिडेंट ने 2 terms नहीं किए. तो वाइस प्रेसिडेंट पे हमें 2 लोगों को देखने को मिलता है जिन्होंने 2 terms जो है वो सर्व किए हुए हैं. डॉक्टर जाकिर हुसैन, हामिद अंसारी, वीवी गिरी या शंकर दयाल शर्मा. एंड द करेक्ट आंसर इज देयर आर ओनली 2 people who have completed 2 terms, that is yes Radhakrishnan, that is 1952 to 62, and Hamid Ansari from 2007 to 2017. तो ये थी चंद बातें जो आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उनके इलेक्शन के बारे में जाननी थी. बिफोर वी एंड द सेशन, मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है. अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा और हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं. सो दिस आर ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है. एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.